How are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start chapter number 2, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, written by अनीस जुंग। ये पाठ 2 लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, खोए हुए बचपन की कहानियां। अनीस जुंग ने हम पाठकों को उन बच्चों के खोए हुए बसंत के बारे में, उन बच्चों के खोए हुए बचपन की कहानियां इसमें हमें सुनाती हैं, बताती हैं। ये जो लॉस्ट स्प्रिंग नामक पाठ है, ये है अनीस जुंग की जो बुक है लॉस्ट स्प्रिंग, उसका एक भाग है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लॉस्ट स्प्रिंग नामक किताब का एक भाग है, एक अंश है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अनीस जुंग ये निष्कर्ष निकालती हैं कि पूर्ण रूप से गरीबी और परंपराएं इन बच्चों को शोषण के लिए बेबस करती हैं, और अनीस जुंग इस लेसन में 2 बालकों के जीवन के बारे में बताती हैं। एक तो सीमापुरी जो दिल्ली में है, सीमापुरी में जो कबाड़ बीनने वाले बालक हैं उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, और दूसरा फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले लोगों के बारे में, बालकों के बारे में इसमें वर्णन करती हैं। तो आइए, लॉस्ट स्प्रिंग का क्या अर्थ है। लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। स्प्रिंग बसंत ऋतु होती है, और बसंत ऋतु 12 महीने के जो ऋतुएं हैं, 12 महीने में आने वाली, उन सब मौसमों का एक राजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये खुशियों से भरा होता है। चारों ओर हरियाली आ जाती है, फूल आते हैं, वनस्पति में एक प्रकार की उमंग आती है, खुशियां ही खुशियां दिखाई देती हैं। तो उसी प्रकार से बालक का, जो एक व्यक्ति है, उसका जो बचपन है, उसमें खुशियां ही खुशियां होती हैं। उसका जीवन जो बचपन का होता है, वह किसी प्रकार के तनाव से, किसी प्रकार के जिम्मेदारियों से मुक्त होता है, और उसमें उसका खेलना, कूदना, हंसी खुशी, इन सब चीज़ों से भरा हुआ होता है बचपन। बचपन जीवन का एक बसंत होता है। बसंत से अभिप्राय खुशियों से है। तो ऐसे बच्चों का बसंत, ऐसे बच्चों की खुशियाँ जो छीन ली गई हैं, खो गई हैं, उसके बारे में ये अनीस जुंग जो राइटर हैं वर्णन करती हैं। तो हमने आपको बताया लॉस्ट स्प्रिंग से क्या अभिप्राय है। खोया हुआ बसंत अर्थात बच्चों की खोई हुई खुशियाँ। बच्चों का एक जो खुशियों से भरा हुआ काल है, वह खो जाता है अपनी रोजी रोटी कमाने में। जो सीमापुरी की कहानी है, उसमें बहुत ही भावुक और संवेदनशील लेखिका है। वह उन गरीबों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं जो अत्यधिक अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रहते हैं और काम करते हैं। वह बच्चों के ऐसे समूह से मिलती है जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं। वह उनसे बात करती है, और उनमें से एक लड़के का नाम साहिबे आलम होता है। वह कूड़ा बीनने के इस बड़े काम की निरर्थकता पर
दुख व्यक्त करती है। साहिब आलम का अर्थ होता है दुनिया का मालिक, द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, कि जो दुनिया का मालिक है, संसार का स्वामी है, वह कबाड़ बीनने का काम करता है। इस बात पर लेखिका को बड़ा दुख होता है। दूसरी कहानी फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वालों की है। उनकी बुरी दशा का इसमें वर्णन करती है लेखिका अनीस जुंग। वे भी बहुत ही अस्वास्थ्यकर दशाओं में रहते हैं, काम करते हैं। ऐसी दशाओं में क्या होता है, वे बहुत सी बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। वे अपनी नेत्र ज्योति खो देते हैं। गरीबी उनके लिए एक दुष्चक्र बना हुआ है। साहूकार, दलाल, सिपाही, कानून के रखवाले, नौकरशाहों व राजनेताओं के द्वारा पैदा किए गए गरीबी के इस दुष्चक्र से बाहर निकलना उनके लिए एक अत्यंत कठिन कार्य होता है। कोई भी इन बेड़ियों को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। पीढ़ियों से वे चूड़ी बनाने का कार्य करते आ रहे हैं और आने वाली कई पीढ़ियों तक शायद इस कार्य को करते रहेंगे। लेकिन मुकेश नामक एक युवक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। लेखिका उसमें साहस की एक चमक देखती है, इसलिए उनके लिए एक आशा की किरण भी है। तो इस प्रकार से इस लेसन में अनीस जुंग दो कहानियों का वर्णन करती हैं, जिसमें अलग अलग दो पात्र हैं। जो सीमापुरी की कहानी है उसमें साहिब आलम नाम का बालक है, और जो फिरोजाबाद की कहानी है उसमें मुकेश नामक एक युवक है। तो आइए शुरू करते हैं लेसन को। Sometimes I find a rupee in the garbage. कभी कभी I find मुझे मिल जाता है ए रूपी एक रुपया इन द गार्बेज कचरे में या कबाड़ में। कभी कभी मुझे कचरे में एक रुपया मिल जाता है। Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. राइटर कहती है, Why do you do this? तुम इस कार्य को क्यों करते हो? I ask साहिब, मैंने साहिब से पूछा। लेखिका साहिब से पूछती है कि तुम इस कार्य को क्यों करते हो, कबाड़ को बीनने का कार्य क्यों करते हो। Whom I encounter, whom जिससे, I encounter मैं मिलती हूँ, मेरी भेंट होती है। एवरी मॉर्निंग रोजाना, प्रातःकाल के समय। स्क्राउंजिंग ढूंढते हुए, फॉर गोल्ड सोना ढूंढते हुए। इन द गार्बेज डंप्स कचरे के ढेरों में। ऑफ माई नेबरहुड अपने पड़ोस के। अपने आसपास या अपने पड़ोस में कचरे के ढेर से सोने को ढूंढते हुए रोजाना प्रातःकाल के समय मैं साहिब से मिलती हूँ और मैं उससे पूछती हूँ कि तुम इस कार्य को क्यों करते हो, कबाड़ बीनने का कार्य क्यों करते हो। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। आगे राइटर कहती हैं, लेखिका कहती हैं, साहिब ने अपना घर बहुत समय पहले छोड़ दिया था। Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. Set amidst बीच में बसा हुआ, the green fields of Dhaka ढाका के, ढाका क्या है, बंगाल की राजधानी है। वही जो साहिब आलम नाम का बालक है, इसके माता पिता बंगाल को छोड़ करके सीमापुरी में आकर के बस गए थे। वहां पर वही लोग अधिक
संख्या में रहते हैं जो बंगाल से आए हुए हैं, बंगाली शरणार्थी हैं। तो ढाका के हरे भरे खेतों के बीच बसे हुए अपने घर को छोड़ करके वो सीमापुरी आ गए। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। डिस्टेंट मेमोरी कहते हैं दूर की स्मृति, दूर की याद। और अब साहिब को अपने घर की याद भी नहीं आती है। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. राइटर कहती हैं his mother tells him, उसकी माता उसे बताती है कि बार बार there were many storms, बार बार आने वाले तूफानों ने, बार बार तूफान आते थे, that swept away means बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, देयर फील्ड्स उनके खेतों को, एंड होम्स और उनके घर को। उसकी माता उसे बताती है कि बार बार आने वाले तूफानों ने उनके खेतों को, हरे भरे खेतों को और घर को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। राइटर कहती है दैट्स वाई, इसी कारण से, दे लेफ्ट, वे छोड़कर आ गए बंगाल को, लुकिंग फॉर, ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए, लुकिंग फॉर ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए, गोल्ड सोना, इन द बिग सिटी बड़े शहर में। इसीलिए वो बड़े शहर में सोना ढूंढने के लिए अपने घर को, खेतों को बंगाल में छोड़ करके आ गए। वेयर ही नाउ लिव्स, जहां पर वह अब रहता है। लेखा कहती है कि साहिब का परिवार और अन्य बंगाली लोग भी बंगाल को छोड़ करके सीमापुरी में आकर के बस गए, जहां पर वे उस बड़े शहर में सोना खोज रहे हैं। I have nothing else to do, he mutters looking away. Looking away, दूसरी ओर को देखते हुए, he mutters, वह बड़बड़ाते हुए कहता है, बुदबुदाते हुए कहता है या बुदबुदाता है। क्या बुदबुदाता है? अर्थात अस्पष्ट शब्दों में कहता है I have nothing else to do. I have nothing else, मेरे पास कोई भी काम नहीं है, टू डू करने के लिए। मेरे पास कूड़ा बीनने के अलावा, कचरा बीनने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. राइटर कहती है अनीस जुंग, रियलाइजिंग, समझते हुए, इमीडिएटली, तुरंत, तुरंत इस बात को समझते हुए, हाउ हालो द एडवाइस, कि ये सलाह कितनी खोखली है, कितनी बेदम है, या जो सलाह वह दे रही है उसमें कोई दम नहीं है, इस बात को तुरंत ही समझते हुए, आई से गिलिबली, गिलिबली कहते हैं सहज भाव से, मैं कहती हूँ मीन्स अनीस जुंग कहती हैं, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आपके पास काम कैसे नहीं है, आप स्कूल जाओ। इस बात को लेखिका सहज भाव से कहती है, लेकिन वह तुरंत ही इस बात को महसूस करती है कि ये सलाह कितनी बेदम है, इस सलाह में कोई दम नहीं है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, when they build one, I'll go. साहिब कहता है there is no school in my neighborhood. Neighborhood means पड़ोस में, मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है। when they build one, जब कोई स्कूल बन जाएगा, I will go, तो मैं उसमें पढ़ने के लिए जाऊंगा। If I start a school, will you come?
आई आस्क हाफ जोकिंग। मैंने पूछा या मैं पूछती हूँ, अनीश जुंग पूछती हैं हाफ जोकिंग, वैसा ही मजाक करते हुए। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं एक स्कूल शुरू कर दूं, विल यू कम, क्या तुम पढ़ने के लिए आओगे? यस, ही सेज, स्माइलिंग ब्रॉडली। स्माइलिंग ब्रॉडली मीन्स पूरी मुस्कान के साथ वह कहता है, हाँ मैं पढ़ने के लिए आऊंगा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। लेखिका कहती है अनीश जुंग, ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के पश्चात, आई सी हिम, मैं देखती हूं कि बहुत दिनों के बाद क्या होता है, वह देखती है लेखिका अनीश जुंग उस साहिब नाम के नवयुवक को, बालक को, रनिंग अप टू मी, मेरे पास आते हुए। वह कहती है कि मैं देखती हूं कि वह मेरे पास दौड़ता हुआ आ रहा है। इज योर स्कूल रेडी, और वह साहिब नाम का बालक पूछता है, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है बन करके? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, embarrassed at having made a promise that was not meant. It takes longer to build a school. It takes longer, अधिक समय लगता है, to build, बनाने में, a school, एक स्कूल को बनाने में बहुत समय लगता है। इस बात को अनीश जुंग लेखिका कहती है, आई से, मैं कहती हूँ। embarrassed, लज्जित होकर, एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, एक ऐसे वादे को करके या अपने किए हुए वादे पर लज्जित होकर के, दैट वाज नॉट मींट, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, अर्थात अपने झूठे वादे पर लज्जित होकर के अनीश जुंग लेखिका कहती है कि स्कूल बनने में तो बहुत समय लगता है। But promises like mine abound in every corner of his bleak world. आगे अनीश जुंग लेखिका कहती हैं, but promises like mine, मेरे जैसे, जैसा लेखिका ने वादा किया था उस प्रकार के वादे, परंतु लेखिका के समान किए गए बहुत से वादे, abounds in, भरे पड़े हैं, एवरी कॉर्नर, हर कोने में, ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके रूखे जीवन के, उसके किसके, साहिब के, ब्लीक मीन्स रूखे या कठोर, रूखे या कठोर जीवन के हर कोने में लेखिका के जैसे वादे भरे पड़े हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और समाप्त करने से पहले आपको रिमाइंड करना चाहते हैं कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, और आपके जो इस किसी भी लेसन के एंड में जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, जो आंसर हैं, उनकी PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। वो भी SBS इंग्लिश क्लासेस के नाम से चैनल है टेलीग्राम पर भी, वहाँ से आप अपना होमवर्क पूरा कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 2 में इसी लेसन की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।